Good morning, viewers. So today we are very lucky to have one of the leading cardiologists of Navi Mumbai, Dr. Somnath Malakmer. Thank you so much, sir. आपने संडे के मॉर्निंग में हमारे लिए समय निकाला. And before we begin this long chat with you, I want you to introduce yourself. Yeah. Good morning, Richa, and good morning, viewers. First of all, I will thank Dr. Richa for giving me this opportunity to come on her platform. I am Dr. Somnath Malakmer, practicing in Navi Mumbai since last 15 years. I am the DM cardiologist and doing the intervention in all leading hospitals. And I have done my MBBS and MD medicine from the Government Medical College Miras and DM cardiology from the DY Patil Hospital, Navi Mumbai. थैंक यू सो मच. अभी कितने साल हो गए आपको ये प्रैक्टिस करते हुए? मतलब almost 15 years I am in the so long experience of interventional cardiology. Very nice. आजकल ना हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हार्ट डिजीज बहुत कॉमन हो गया और बहुत सारे यंग लोगों में भी हो गया है. तो सडनली से देयर इज सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट विच हैज़ बीन जनरेटेड. तो मैं जानना चाहती थी कि किसी पर्सन को ये कैसे पता चले कि उसका हार्ट फिट है कि नहीं है? बेसिकली हार्ट फिट जो ये है तो वो जनरली बहुत दिन से आपको अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी ओबेसिटी है, खाने पीने पे आप बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं, तो आपको इनिशियली कुछ आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड्स आपको ये अक्यूमुलेट होके जनरली अबव 40 पीपल आर से दैट कि हार्ट डिसीज कॉमन. बट आजकल हम यंग जनरेशन 30-40s के पेशेंट भी हम देख रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ बैड लाइफ स्टाइल्स. One of the smoking is one of the bad culprit. Any form of the nicotine, either it is a cigarette रहने दीजिए, गुटखा रहने दीजिए या मावा, any form of, even females में जो गाँव वाली females रहती है उसमें वो tobacco brushing रहता है. That is any form of the nicotine is more dangerous. Then the lack of exercise, obesity, then the खाने पीने की जो आदत है उसमें जंक फूड है, lot of fatty foods we are मतलब पीपल जो खाते हैं. एंड दूसरी बात है आजकल की फास्ट लाइफ है जो उसके वजह से लॉट ऑफ स्ट्रेस इज देयर. आजकल मैं बहुत सारे पेशेंट्स, यंग पेशेंट देखता हूँ कि बोलते हैं कि हमको नींद की बीमारी, हमको नींद नहीं आता. तो बेसिकली स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ कॉजिंग द हार्ट अटैक. एंड सबसे लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर आल्सो. तो जो भी अपने माँ बाप से जो जीन्स अपने यहाँ आए उसमें अगर हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है तो ये पर्सन इट इज़ एड ऑन फैक्टर इन दैट. तो जैसा हम समझते कि तो मुझे जैसा समझ में आया कि आप फोकस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें मॉडिफाइबल हैं हमारी लाइफ में और कुछ नॉन मॉडिफाइबल है. तो जो भी मॉडिफाइबल है जैसे लाइफस्टाइल हो गया या खाने पीने का ख्याल जो हर डॉक्टर आजकल हमको बता रहे हैं, और स्मोकिंग, ये तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं अपने हार्ट को फिट रखने के लिए. तो मुझे ये जानना था कि किसी नॉर्मल पर्सन को अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सा अर्लीस्ट साइन दिखे जब उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन को अप्रोच करना चाहिए कि मतलब ये पहला क्या सिम्टम या साइन दिखेगा? सो बेसिकली जब भी हार्ट रिलेटेड सबसे कॉमन प्रॉब्लम जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाना, तो उसके वजह से आपको छाती में दर्द होगा. लेफ्ट साइड की जो प्रीकॉर्डियम मतलब हार्ट का जो हिस्सा है, नॉट अ पॉइंटेड थिंग बट हिस्सा है, उसमें आपको दर्द होना लगेगा. कभी कभी लोगों को हेवीनेस महसूस होता है. जनरली नॉर्मल पर्सन में हम कितना भी एक्टिविटी करें छाती में कुछ भी हेवीनेस नहीं होना चाहिए. अच्छा. सांस फूलना नहीं चाहिए. अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं थोड़ी देर चलता हूँ तो मुझे छाती में भारीपन आता है, छाती में दर्द होता है, वो दर्द है बहुत बार हाथ की तरफ जाता है, जॉ की तरफ जाता है, पीछे जाता है, ऐसा कोई सिम्टम्स अगर नया आता है तो इमीडिएटली उसने अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलना चाहिए. सुमनत, एक्चुअली एक ये भी बात है ना कि बहुत सारे हमारे क्लोज जान पहचान के भी लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें इसलिए उन्होंने ये प्रॉब्लम इग्नोर किया क्योंकि उन्हें लगा कि बस एसिडिटी की तकलीफ थी. तो अगर आपको कौन सा वो अलार्मिंग सिम्टम किसी पर्सन की लाइफ में हो जो एकदम क्लियर कट बताए कि ये एसिडिटी करके इग्नोर ना करें, ये हार्ट रिलेटेड हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि मुझे छाती में दर्द हो नहीं सकता या मुझे हार्ट की बीमारी हो ही नहीं सकती. तो बहुत सारे जो लोग हैं एसिडिटी करके निग्लेक्ट कर देते हैं. जनरली हमको समझना चाहिए कि हार्ट का पेन कैसा होता है और एसिडिटी का पेन या नॉन कार्डियक पेन हम बोलते हैं वो कैसा होता है. तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट का जो पेन होता है तो प्री कॉर्डियम पे होता है, मतलब जो हार्ट का लेफ्ट साइड में हम मॉडल भी है, आप उसको दिखा सकते हैं. सो ये मॉडल पे मैं दिखा सकता हूँ. तो ये आप देख सकते हैं कि ये
छाती का ये हिस्सा उसको प्रीकॉर्डियम बोलते हैं। तो जो हार्ट का पेन रहेगा वो पूरा इस पे होगा, कोई भी पॉइंट पे नहीं होगा। अच्छा। दूसरी बात है वो जो पेन जो है वो डिमांड सप्लाई डिस्प्रोपोर्शन हम बोलते हैं, मतलब जैसे ही आप कुछ एक्टिविटी करेंगे वो चालू होना चालू हो जाएगा और वो नेक के तरफ जाएगा, जॉ की तरफ जाएगा, हाथ की जो इनर बॉर्डर हम अल्नार बॉर्डर बोलते हैं उसके जाए, कभी कभी वो एपिगैस्ट्रिक में भी आता है। अच्छा। और हार्ट की जो राइट साइड की नस होती है वो निचले हिस्से को सप्लाई करती है, तो दैट पेन कैन बी मिमिक लाइक द एसिडिटी। तो जैसा हमें समझ में आ रहा है कि काफी वाइड एरिया में ये पेन रहता है और ये रेडिएट हो रहा है अपनी। या और एसिडिटी का जो पेन होता है वो क्लासिकल जैसे रहता है कि आदमी बोलता है कि मैं तो कुछ तो खाया था उसके बाद मुझे तकलीफ हो गया। अच्छा। उसके एक्सर्शन से रिलेटेड कोई नहीं रहेगा, या वोमिटिंग होगा उसके साथ, या नौसिया जैसे फीलिंग होगी। तो बट ज़रा भी आपको डाउट लगता है कि आपका एज मतलब 40 के आसपास है, आपके ओबेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, आप कोई भी स्मोकिंग करते हैं, बैड लाइफस्टाइल है, ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको जैसे मैंने बताया हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स आता है तो इमीडिएटली आपको एसिडिटी अगर हो ना हो हम इन्वेस्टिगेट करके उसको रूल आउट कर सकते हैं। इग्नोर तो बिल्कुल ना करें, आप अपने फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर मिल लें अगर ऐसा है तो। अच्छा, एक ये भी जानना था, क्या सच में हार्ट अटैक्स जो हैं वो रात के समय ज़्यादा आते हैं? रात के समय से ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग बोलते हैं। अच्छा। दैट इज़ मोस्ट अपनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो ज़्यादा मॉर्निंग के टाइम पे होती है, तो मोस्ट ऑफ हार्ट अटैक सारे मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा आते हैं। अच्छा। तो मतलब कुछ ट्रुथ है इसमें कि ट्रुथ हाँ, है कि थोड़ा सा मॉर्निंग समय में ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। तो जैसा आपने बताया कि इस तरह का अगर कोई पेन है तो उसको इग्नोर ना करें। तो अगर किसी को घर में ऐसा कुछ तकलीफ होता है तो घर में या वो पर्सन खुद या उनकी फैमिली को एक कार्डियक फर्स्ट एड क्या पता रहना चाहिए कि इतना तो हम करें और हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी लेके जाएं? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। बेसिकली जब भी ऐसा हार्ट रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, आपको लगता है कि हार्ट अटैक आया है, तो पहली बात तो वक्त नहीं गंवाना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में एस्पिरिन की गोली है या क्लोपिडोग्रिल बोलते हैं हम उसकी गोली है, या अटोरास्टैटिन की गोली है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए उसे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, और विदाउट लूजिंग द टाइम, हम हार्ट के अटैक में टाइम इज़ मसल बोलते हैं, मतलब अच्छा। जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतना मसल को डैमेज ज़्यादा होगा। और हम हार्ट अटैक की सिचुएशन में हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी मतलब जब भी मरीज़ हॉस्पिटल में आता है मैं उसको देखता हूँ, और जो हार्ट अटैक आता है मतलब वो नस पूरी तरह 100% बंद रहती है। अच्छा। तो वो नस को हम विदिन द 90 मिनट्स बोलते हैं, 90 मिनट के अंदर वो पेशेंट को हम कैथ लैब में लेते हैं और उसको एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करके वो नस को खोल देते। तो हमारे पास सिर्फ 90 मिनट्स का, ये 90 मिनट का लिमिट क्यों? गोल्डन टाइम है। इट इज कॉल्ड एज गोल्डन टाइम, कि जितने जल्दी हम वो नस ओपन करेंगे उतना मायोकार्डियम को डैमेज कम हो जाएगा या नहीं हो बराबर होगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स आपको लगे तो गैस या एसिडिटी ऐसा आपका खुद का डायग्नोसिस मत करवाइए, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए। एटलीस्ट कोई नज़दीक में डॉक्टर है तो उसे ईसीजी तो एटलीस्ट करवा दीजिए। उसके साथ कार्डियक एंजाइम्स रहते हैं, जैसे सीपीकेएम भी रहते हैं, ड्रॉपटी रहते हैं। अच्छा। बहुत सारे हॉस्पिटल हम इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। ये सारे एटलीस्ट बेसलाइन जो टेस्ट हम करके प्रूव कर सकते हैं। भले कभी कभी अगर हार्ट के रिलेटेड सिम्टम्स में ओवर प्रिकॉशंस लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार हार्ट में डैमेज हो गया तो अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी रहेंगे तो हार्ट के डैमेज को हम वापस नहीं ला सकते। इससे अच्छा है कि वो डैमेज होने से पहले उसको हम बचा सकें। तो इसलिए हार्ट अटैक में सबसे इमरजेंसी तौर पे हमको प्रिकॉशंस लेके जल्दी से जल्दी जो भी ट्रीटमेंट है या प्रिकॉशन है वो लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो भी सबसे सही या अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ पे तुरंत जाएं और टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जैसा आपने बताया मतलब जो एक बार हार्ट डैमेज हो गया मसल वो नियरली परमानेंट है, यानी उसे किसी तरह की एक्सरसाइज या कोई और चीज़ें करके हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे अगर वो डैमेज हो गया होता है तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमनाथ। एक और बात जो आजकल ना हम लोग वीडियोस में अक्सर देखते हैं कि यंग लड़के 30, 32, 35 साल के, या तो वो मैराथन रनिंग कर रहे हैं या फिर वो जिम में जा रहे हैं और वीडियो में दिखता है कि वो बस बैठे हैं एंड दे जस्ट अरेस्ट, तो उसमें तो कोई पेन का भी साइन नहीं दिखता है। तो इस तरह का मैसिव
अटैक कैसे आता है, मतलब इसका क्या कारण हो सकता है? सो जैसे मैंने पहले बोला कि यंग पर्सन्स में एक तो बैड लाइफस्टाइल पहले से रहेगी, ओबेसिटी रहेगा, या एनी फॉर्म ऑफ द निकोटीन जैसे स्मोकिंग या गुटखा या जो भी एनी फॉर्म ऑफ द निकोटीन ऐसे रहेगा। और ऐसे पे जो लोग हैं या जेनेटिक जो फैक्टर मैंने बताया उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसे लोग कभी जिम में जाएंगे या कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी चालू करेंगे तो शायद हो सकता है कि उनको, बिकॉज ये हार्ट जो रिलेटेड सिम्टम्स है हार्ट अटैक के, वो एक दिन में कभी नहीं आते। अच्छा। जो बोलते हैं ओम टू टूम बोलते हैं, मतलब जो भी कोलेस्ट्रॉल अक्यूमुलेट होना चालू होता है अपनी हार्ट की जो नसें रहती है, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं हम उसको, तो वो बहुत दिन से साइलेंट प्रोसेस रहती है। शायद हो सकता है कि ये सारी बातें, मतलब ये रिस्क फैक्टर उसमें हो और उसके ऊपर वो एक्सर्शन करवा रहे हो और वो एक साथ ओके उनको हार्ट अटैक आता है। तो ये ऐसा नहीं कि जिम करने से हार्ट अटैक आता है या रनिंग करने से हार्ट अटैक आता है। ऐसा इसे मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको रियली एक्सरसाइज करना है तो आपकी लाइफस्टाइल पहले से बैड है तो पहले बात अपना सारा हेल्थ चेकअप करवाइए आप। अच्छा। ECG करवाइए, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाइए, ब्लड शुगर देख लीजिए और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है देन ओनली यू शुड एंगेज इन एक्टिविटी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि डोंट आज गए आप और कल जाके 50 किलो का डंबल्स उठा दिया तो या रनिंग करना चालू कर दिया, ऐसा मत कर लीजिए। लिसन टू योर बॉडी, गो स्लोली। कुछ भी चीज़ होती है वो स्लोली मतलब उसका बेनिफिट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 महीना एक्सरसाइज कर ले तो उसके बाद आपका हार्ट फिट होने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवर द पीरियड्स के मंथ या सालों तक आप अच्छा अपनी हार्ट की केयर लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे शेप में रहेगा। 1 या 2 दिन या 1 आधा महीना एक्सरसाइज करके कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी है। आप तो खुद इतने बड़े मैराथन रनर हैं और आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं जो हम अपने दर्शकों को बाद में दिखाएंगे इंस्पायर करने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि एक नॉर्मल पर्सन, एक एवरेज पर्सन जो भी अपने 25 से लेके 55-60 की उम्र में जो ये सुन रहा है, उसको अपने हार्ट को फिट रखने के लिए क्या एक्सरसाइजेस या क्या लाइफस्टाइल डेफिनेटली ऐड करना चाहिए जो वो कल से कर ले? आज आपकी बातें सुने और कल से बोले कि मैं अपने लाइफस्टाइल में ये थोड़े चेंजेस कर लूँ। ओके, तो पहले बात जैसे मैंने बताया कि हार्ट फिट रखने के लिए पहले आपको खुद को आपकी सेल्फ एनालाइज कर लीजिए कि आपका वेट कितना है। आप ओबेसिटी में कैटेगरी में बैठते नहीं है ना, आपके डॉक्टर से BP चेक करवाइए, BP नॉर्मल है ना, शुगर नॉर्मल है ना, कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड प्रोफाइल है वो चेक करवा दीजिए। ECG, इको जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर उसमें अगर कुछ इशू नहीं है, मतलब अगर BP किसी का ज़्यादा है तो वो एक्सरसाइज करेगा डेफिनेटली BP ज़्यादा होने वाला है। तो इससे अच्छा है कि पहली बात सारे जो शुगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली बंदा तो शुगर ज़्यादा है तो उसको वीकनेस आएगा और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो अगर ये कोई पहले रिस्क फैक्टर है तो उसकी इलाज करें और उसका ट्रीटमेंट ले, उसको नॉर्मलाइज करें। अच्छा। और उसके बाद मैं खुद बोलता हूँ कि लिसन टू योर बॉडी। मतलब कोई भी एक्टिविटी आपको करना है तो भले पहले दिन आप 15-20 मिनट से वॉकिंग चालू कर लीजिए, उसके बाद वॉकिंग जैसे ही आप हफ्ता 2 हफ्ता वॉकिंग करेंगे तो उसका डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, 15 मिनट का 30 मिनट कर लीजिए, ऐसे स्लोली फिर उसका आपका रेट बढ़ा दीजिए। और उसके बाद अगर जॉगिंग करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं तो स्लोली गो टू दैट, बॉडी को थोड़ा अडॉप्ट होने के लिए टाइम दीजिए। और रेगुलरली अगर आपके पास कोई रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो किसी ने तो उसको देखना चाहिए कि रियली वो कंट्रोल में रहते हैं, शुगर कंट्रोल में है, BP कंट्रोल में है, आपका इवन कोलेस्ट्रॉल का गोली आपके डॉक्टर ने चालू किया है तो 3 महीने के बाद तो एटलीस्ट रीचेक करके देखना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बराबर है कि नहीं। जैसे फाइनेंस का जैसा अकाउंट रहता है कि अकाउंटेंट जब आपको पता चलता है कि हमको हिसाब देना है, वैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए, हेल्थ बराबर को आप खाना क्या कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज बराबर कर रहे हैं कि नहीं, तो आपका डॉक्टर डेफिनेटली आपको गाइड करेगा। और सारी चीज़ें, अगर कोई रिस्क फैक्टर है, एज आपका थोड़ा ज़्यादा है तो ये सारे डॉक्टर की सलाह से ही ये सारे बातें कर लीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो एक सिंपल मॉडल सबके लिए नहीं है, आपके डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर में ही अपना केयर लेनी है। अच्छा डॉक्टर सोमनाथ, यहाँ पे एक मॉडल था जो हार्ट का काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा था, उससे हमारे दर्शकों को एक बेसिक हार्ट कैसा होता है और क्या चेम्बर्स होते हैं उसमें कुछ समझेगा तो हम लोग देखेंगे। डेफिनेटली आई विल लव टू डू दैट। ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है, ये हार्ट का मॉडल है। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा हार्ट हमने दिखा है, हार्ट को नॉर्मली 4 चेम्बर्स रहते हैं। ये राइट साइड के बाजू है, लेफ्ट साइड की बाजू है। ये जो रेड दिख रहा है उसको एओर्टा बोलते हैं हम,
और ये जो बाकी नीला कलर की दिखाई है वो पल्मोनरी आर्टरी है। ये जो ऊपर वाले दो चैम्बर है एट्रिया है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। उसके ऊपर जी नसें देखती है आप, ये इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज है। अच्छा। तो बेसिकली जब भी हार्ट अटैक आता है ये कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है। ये जो रेड कलर की वो आर्टरी है और नीली कलर की वो वेन बोलते हैं हम उसको। और हार्ट में जनरली दो नसें रहती है, राइट साइड की नस रहती है और लेफ्ट साइड की नस रहती है। लेफ्ट साइड की जो नस रहती है उसके अगेन दो ब्रांचेस रहते हैं, एक लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग बोलते हैं ये जो ब्रांच है, और ये सर्कम्प्लेक्स करके ब्रांच रहती है, और ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। अगर इस कोई भी नस में अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट अटैक आता है। मैं जैसे हार्ट ओपन भी हो सकता है तो ओपन करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले चैम्बर है, एट्रिया है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये थोड़ा लेफ्ट एट्रियम थोड़ा पीछे रहता है तो नहीं दिख रहा है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो भगवान ने इतना अच्छा हार्ट बनाया है जो 24 आवर्स जनरली नॉर्मल हार्ट बीट रहती है 60 to 100 रहती है, और ये आपके जन्म से लेके आपके आखिरी तक यू कैन इमेजिन कोई भी दुनिया का पंप ऐसा नहीं है कि जो इतना अच्छी तरह से काम करे। तो अपनी ये जिम्मेदारी है कि ये पंप को भगवान ने इतने अच्छी तरह से बनाया है तो उसको भी हम अच्छा रखें, अच्छा खाना खा के अच्छा रखें, अच्छा एक्सरसाइज करके अच्छा रखें, जो लाइफस्टाइल है उसको ऊपर कोई ट्रेस ना दे। आप अगर वो देखेंगे कभी गुस्सा भी करते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको शायद नहीं रियलाइज होगा, इसके बाद अभी कभी तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, तो मतलब हार्ट में ऊपर आपके स्ट्रेस आता है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप हार्ट का केयर लेना चाहते हैं तो ये सारी बातें करेंगे तो डेफिनेटली आपका हार्ट और लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में रहेगा। करेक्ट। ये जो आपने 3 हमको वेसल्स दिखाए, इसमें से कॉमनेस्ट हार्ट अटैक में मतलब कौन सी है जिसमें ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा होता है और सबसे डेंजरस होता है? हमको ये दोनों ही बातें समझाइए ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि कौन से नस में। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि दो हार्ट की नसें रहती है, लेफ्ट साइड की रब नस और राइट साइड की नस रहती है। वो लेफ्ट साइड के नस में भी दो ब्रांचेस रहती है, लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग बोलते हैं हम, LAD बोलते हैं, और ये सर्कम्प्लेक्स रहती है, ये जो पीछे गई है। तो बेसिकली ये लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी रहती है उसका एरिया जो रहता है वो 60 to 70% ऑफ द हार्ट इज सप्लाई बाय द लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग। बाकी का जो बचा हुआ है तो उसमें से राइट कोरोनरी आर्टरी उसका एक मेन कंट्रीब्यूशन और छोटा सा पार्ट जो रहता है सर्कम्प्लेक्स रहता है। तो ये लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी रहती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं विडो मेकर आर्टरी। अच्छा। ये वर्ड यूज़ किया है क्योंकि अगर इसमें ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक आके आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए बोलते हैं विडो मेकर। तो यंग पर्सन्स जो है उसमें हार्ट अटैक आता है। अच्छा। उसमें वो मैसिव हार्ट अटैक आता है। तो इसके लिए ये आर्टरी का ख्याल रखना, मतलब सारे आर्टरी में प्रॉब्लम हो सकता है बट दिस इज मोर डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग का सबसे ज़्यादा एरिया को सर्वाइव करती है। अच्छा। और इसका हार्ट अटैक बहुत बड़ा रहता है। अच्छा। क्योंकि राइट वेंट्रिकल और ये वाली जो वेसल है वो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। तो और लेफ्ट वेंट्रिकल सब मेन से पंप जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, और सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 60-70% पार्ट इज सप्लाई बाय दिस नस से सप्लाई होता है। थैंक यू सो मच, दिस वाज सच एन इंटरेस्टिंग मॉडल, और आपने समझाया भी बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से इसके बाद व्यूअर्स समझ पाएंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है इस स्पेशल वेसल का ख्याल रखना। डॉक्टर सोमनाथ, हमने इतना कुछ सीखा। मान लीजिए कोई केयर ले रहा है, लेकिन हार्ट अटैक तो आजकल बहुत कॉमन है और कुछ लोग उसके साथ जीते भी हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जो आफ्टर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उनकी लाइफ कैसी हो जाती है और वो अपनी लाइफ को ऑप्टिमम कैसे रखें? ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे बोले कि हार्ट अटैक सबसे कॉमन चीज़ है आजकल। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी हार्ट अटैक आता है तो टाइम नहीं गंवाना चाहिए। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट लेते हैं उतना जल्दी मायोकार्डियम हम प्रिजर्व करते हैं, उसके ऊपर उसका बाद का क्वालिटी का लाइफ ऑफ उसके बाद की डिपेंड रहती है। इसलिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं आपको टाइम गंवाना नहीं, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। इकोस्प्रिन या अटोस्टैटिन की गोली है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा पेन है तो सॉर्बिट्रेट का गोली थोड़ा आपको हेल्प करेगी पेन रिड्यूस करने में। बट हार्ट अटैक जब भी नस 100% बंद रहती है उसको सबसे इम्पोर्टेंट ओपन करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर आप कोई रिमोट एरिया में हो जिधर कैथ लैब का फैसिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट ICU केयर है तो एटलीस्ट थ्रोम्बोलिसिस, मतलब जो
आर्टरी नस बंद है उसको ओपन करने की जो दवा देते हैं हम, उसका जो ब्लॉक डिसॉल्व करना है, टिनेक्ट्रिप्लेज रहता है या स्ट्रेप्टोकाइनेस रहता है। अच्छा। तो ये दवा तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो ऐसे लिटरेचर बताता है कि अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको जो थ्रोम्बोलाइसिस, सपोज आपके यहाँ कैथ लैब नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप नियर बाय आईसीयू से जाना चाहिए। और डोर टू नीडल टाइम बोलते हैं, मतलब पेशेंट को तकलीफ हो के हॉस्पिटल में पहुँचने को 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स के अंदर वो हमको थ्रोम्बोलिसिस जो हम बोलते हैं ब्लड डिजॉल्व करने की जो दवा है, आजकल टिनेक्ट्रिप्लेज अच्छी दवा है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेस थोड़ी पुरानी दवा है, तो वो देना चाहिए। अगर आपके पास कैथ लैब है, कैथ लैब की फैसिलिटी है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उनको डोर टू बलून टाइम बोलते हैं, वो 90 मिनट्स है। मतलब आप इमीडिएटली आपके हॉस्पिटल में जाना चाहिए। आपका हॉस्पिटल भी कार्डियोलॉजिस्ट उधर अवेलेबल होके आपका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके 90 मिनट में मेरा, मतलब मैं जब भी, हम उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो जॉब खत्म करते हैं। अगर ये आपने किया, मतलब आपको थ्रोम्बोलिसिस 30 मिनट्स के अंदर मिल गया या आपका प्राइमरी एंजियोप्लास्टी 90 मिनट का, तो वी कैन सेव द 100% मायोकार्डियम। सो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। तो इसलिए जब भी पामी का पेशेंट मेरे पास फॉलोअप में आता है तो उसका मायोकार्डियम पूरा प्रिजर्व रहता है। तो इतना हमको भी आनंद होता है कि उसके बाद को पेशेंट को ही कैन लिव द एज नॉर्मल लाइफ एज, बिकॉज उसका मायोकार्डियम को हमने बचा दिया है ट्रीटमेंट करके। तो और साथ में जैसे हम गोलियां देते हैं उनको, जो एस्पिरिन की गोली रहती है, क्लोप्रेगुलर, टिकाग्रोल, ये जो ब्लड पतला करने की गोली रहती है, और स्टैटिन्स की गोली रहती है, और बाकी के अगर ब्लड प्रेशर रहेगा या डायबिटीज़ रहेगा तो इसकी गोली तो लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट को अर्ली ट्रीटमेंट मिलता है, उसका मायोकार्डियम प्रिजर्व होता है, तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, दे कैन डू द ऑल द थिंग्स। बट अनदर सिनेरियो हम देखते हैं, अगर एक आधा पर्सन 6 घंटे के बाद, सब जस्ट वॉट एवर दैट नेक्रोसिस प्रोसेस बोलते हैं, मायोकार्डियम को डैमेज होने की जो प्रोसेस है वो 6 घंटे के बाद पूरी हो जाती है। मतलब उसके बाद अगर कुछ भी करते हैं तो जो भी डैमेज है हम किसी हालत में उसको वापस नहीं ला सकते। तो ऐसी सिचुएशन में डिपेंड अपॉन कितना डैमेज हार्ट को हुआ है, उसके बाद का वो रहता है। तो नॉर्मल हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी रहती है वो 60% के ऊपर रहती है। सपोज अगर समझो जैसे मैंने किसी का प्राइमरी एंजियोप्लास्टी किया, उसका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी 60 के ऊपर है या 55 के ऊपर है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल वी कैन से, तो ये पेशेंट को कुछ दिक्कत नहीं आती है। दे कैन डू द नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड आफ्टर रिकवरी फ्रॉम देयर हार्ट अटैक पीरियड। दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं कि जो पेशेंट को मॉडरेट डैमेज हुआ है, मतलब 40 to 60% के दरमियान जिनका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी है, उनमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, बट उनको भी दवा चालू रखना पड़ता है। उनको पूरा रिकवरी के बाद जैसे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम एक्सरसाइज बताते हैं तो वो करते हैं। बट एक तीसरा सिनेरियो है जो लेट प्रेजेंटर रहते हैं, जिसमें हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो 40% के नीचे जाती है। तो आई कैन से दिस इज़ वर्स्ट व्हाट एवर द आउटकम, बिकॉज उनका हार्ट ज़्यादा तरह से डैमेज हुआ है। बहुत सारे पेशेंट देखते हैं कि 20, 25, 30% या कभी कभी 10% वाले लोग भी हम देखते हैं। तो ऐसे पेशेंट में सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये पर्सन कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी नहीं कर सकता, इनको भी गोलियाँ लेनी पड़ती है, इनको भी लाइफस्टाइल करना पड़ता है, बट लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं वो दैट गेट कॉम्प्रोमाइज। मतलब पहले जैसा तो कभी नहीं हो पाएगा। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर तो सांस फूलती रहती है। बहुत बार ये पेशेंट हार्ट फेलियर में जाते हैं। ऐसे पेशेंट को कभी कभी बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर ऐसे जब भी जिसका भी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है 40% के नीचे, ये पेशेंट में हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होना या बाकी के एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट होना, ये सब कॉमन रहता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो भी अगर हार्ट अटैक आता है तो जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट मिले और मायोकार्डियम प्रिजर्व हो। बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही है, मेडिसिन तो लेना ही है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सेव द मायोकार्डियम। दैट्स व्हाई पहले मैंने बोला कि टाइम इज़ मसल। हर एक सेकंड काउंट होता है। जस्ट यू कैन इमेजिन द सिचुएशन कि हर एक सेकंड काउंट होता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी से ट्रीटमेंट लो, मायोकार्डियम प्रिजर्व करो, तभी भले हार्ट अटैक होने के बाद भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। एक और बात जो मुझे पूछनी थी आपसे कि ये बार बार भी हार्ट अटैक आता है ना, मतलब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये किन कारणों से आता है? लोग तो, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि अगर पहली बार हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपनी दवा बराबर की, लाइफस्टाइल चेंजेस की, फिर भी सुनते हैं ना कि सेकेंड हार्ट अटैक आ गया, थर्ड हार्ट अटैक। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे पहला हार्ट अटैक आया था, दूसरा हार्ट अटैक आया था। मैं मतलब कॉमन पर्सन की तरह पूछ रही हूँ। सो बेसिकली इधर सिचुएशन क्या होता है कि अगर मैं एक हार्ट का मेरा मॉडल मैं दिखाता हूँ आपको, तो इसमें आप
समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक आने की प्रोसेस कैसी हो जाती है। तो आप ये देखेंगे कि ये नॉर्मल आर्टरीज है। अच्छा। तो इसमें धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमा होना चालू हो गया है, और जैसे और थोड़ा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल चालू हो गया तो ये प्रोसेस तक हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक की जो हार्ट अटैक वेरी कॉमन टर्म है, हम मेडिकल टर्म में उसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें पार्ट आते हैं, स्टेबल अंजाइना बोलते हैं, अच्छा। अनस्टेबल अंजाइना बोलते हैं, नॉन एस्टिमुलेशन एम बोलते हैं, और एस्टिमुलेशन। ये 4 तरफ के हार्ट के जो क्लासिफिकेशन है वो डॉक्टरी आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन है वो बता सकते हैं। तो होता ये है कि अगर इतना सा ब्लॉकेज है, मतलब ब्लॉकेज 50 या 60% रहेगा, वो पूरा ब्लॉकेज नहीं है। अच्छा। ऐसी सिचुएशन पे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि छाती में भारीपन होना या अच्छा। छाती में दर्द होना या सांस फूलना, ये सारे सिम्टम्स उसको बोलते हैं। पहला तो स्टेबल अंजाना। स्टेबल अंजाना मतलब पहले पर्सन बोलता है कि मैं जब भी चलता था तो कोई तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अभी मैं 500 मीटर या 700 मीटर भी चल रहा हूँ तभी मुझे तकलीफ होती है। सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो छाती में दर्द चालू हो जाता है। जैसे ये ब्लॉकेज और बढ़ता जाएगा, मतलब 60 जाएगा, 70 जाएगा, तो स्टेबल अंजाना का वो अनस्टेबल अंजाना हो जाएगा। तो ये बंदा बोलेगा अगर मैं तो अभी पहले तो 500-700 मीटर के बाद मुझे तकलीफ आता था, अभी तो मुझे 100-200 मीटर भी मैं जाता हूँ, थोड़ी 2 सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ ऐसे। तो ये दैट इज मतलब वो जो ब्लॉकेज है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो और एक बार तो ऐसा होता है कि और पेन बढ़ता है, ईसीजी में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट कभी कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं रहता, हार्ट अटैक की पहले की स्टेज रहती है, मतलब हार्टरी आपकी पूरी तरह बंद नहीं होगी। ये सिचुएशन है उसको बोलते हैं नॉन एस्टिमुलेशन है। तो ये पहले की चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे पहले बार छाती में दर्द हुआ था, मैं एडमिट हुआ था, तो मुझे पहला हार्ट अटैक आया था। स्टेजेस में अलग-अलग समय में कॉट हो गया। और जब भी हार्ट अटैक आता है तो पूरा नस, ये जो प्लाक है आप देख सकते हैं, ये रप्चर होता है, और ये नस है इधर ब्लड क्लॉट जमा होता है, और ये पूरा 100% बंद हो जाती है। दैट इज मोस्ट लाइफ-थ्रेटनिंग कंडीशन। इधर आपको टाइम इज मसल, टाइम इज एवरी सेकंड काउंट्स। ये बाकी के सिचुएशन में जैसे स्टेबल अंजाइना है उसको तो ओपीडी बेसिस पे हम दवा गोली चला के काम चला सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज कितना है वो देख सकते हैं। अनस्टेबल अंजाइना भी ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम है, नॉन स्टिमुलेशन हम बोलते हैं। उसमें पेशेंट को एडमिट करके हम ब्लड पतला करने के इंजेक्शन, जैसे लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन के इंजेक्शन देते हैं, एंटीप्लेटलेट देते हैं जैसे एस्किकोस्प्रिन है, क्लोप्रोडोग्लियाटिक जो है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन देते हैं। बाकी के जो रिस्क फैक्टर रहेंगे, डायबिटीज़ रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। पर आजकल तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी इतना बढ़ गया है कि ये सारी चीज़ें स्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, ये पेशेंट हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हार्ट अटैक आने की जो नौबत है वो आती नहीं है, और भले किसी को अनस्टेबल अंजाइना मतलब 60-70% उसको ब्लॉकेज है, लेकिन अब उसका मायोकार्डियम अभी तक डैमेज नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन में भी आपने उसका ब्लॉक निकाल दिया तो आफ्टर एंजियोप्लास्टी हार्ट इज नॉर्मल एज अदर पर्सन्स हार्ट। एक्चुअली सेव इट बिफोर इट हैज गॉट डैमेज्ड। अच्छा, बहुत कुछ हमने आपसे जाना, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतने दिनों बाद हमें मिले हैं तो कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं। मैं ये जानना चाहती थी कि आजकल कहते हैं कि गुड फैट बैड फैट खाने में, तो इसके बारे में, खाने पीने में आपको क्या लगता है जो हार्ट को हेल्दी और नॉन हेल्दी है, या क्लैरिफाइड बटर, तो इसके बारे में आप हमें ज़रा बताएं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए हार्ट के लिए। बेसिकली खाने में आपको जैसे ही 40 के ऊपर जो रहता है तो उसमें तो प्रोटीन इंटेक थोड़ा हमको बढ़ाना चाहिए डेफिनेटली। तो सबसे ये बोलूँगा कार्ब, जैसा इंडियन डाइट है, अच्छा डाइट है, सबसे दुनिया का सबसे डाइट है, तो थोड़ा हम कार्ब्स थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, बट प्रोटीन्स थोड़ा सा कम खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि प्रोटीन्स हमको बढ़ना चाहिए। तो प्रोटीन का सोर्सेज अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो देयर लॉट ऑफ चॉइसेस आर देयर। चिकन है, चिकन का भी जो चिकन ब्रेस्ट पार्ट है, मतलब प्रोटीन जो है वो हार्ट में भी फायदा करता है। हार्ट में भी फायदा करता है। अरे वाह। तो अच्छे प्रोटीन्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट्स आई कैन से, तो वो हार्ट में आपको मदद करेंगे। फैट्स में भी जो हेल्दी फैट्स हैं वो आप खा सकते हैं। सबसे बोलूँगा जो भी पैक्ड थिंग है भगवान ने जो दिया है वो सबसे अच्छा है। जो नेचुरल थिंग्स है वो सबसे अच्छी है। पैक्ड फूड होटल तो अगर जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस चीज़ें हैं जिसमें नमक ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है,
तो ऐसे जिसमें जो रहते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स रहते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट्स हमको नहीं चाहिए। आपने बोला गुड फैट, तो हमें अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि गुड फैट मतलब क्या होता है, तो आप कैसे बोलेंगे कि भाई ये चीज़ें अपने डाइट में आप ऐड कर लीजिए? ओके, अगर आप फैट्स का देखेंगे तो अगर ड्राई फ्रूट्स लेंगे हम, ड्राई फ्रूट्स के जो फैट रहते हैं वो अच्छे फैट्स रहते हैं। अच्छा। या एग्स के अगर खाएंगे तो एग्स में भी जो एग वाइट रहता है थोड़े क्वांटिटी में उसका फैट अच्छा रहता है। लेकिन आप अगर तला हुआ समोसा खाएंगे तो उसमें जो जो बार बार तला हुआ वो रहता है, तो वो या तो अच्छा नहीं। वो तो अच्छा नहीं है। या डालडा जो चीज़ें हैं वनस्पति घी बोलते हैं, तो ये जो फैट है सैचुरेटेड फैट्स है, हमको वो नहीं चाहिए हमको। इससे एक और सवाल था कि इतने सारे ऑयल आजकल हम जाते हैं अपने डी मार्ट में या किसी भी ऐसे स्टोर में, सुपर स्टोर में, इतने ऑयल हैं, तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा हार्ट के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। तो अगर आप हमको बेसिक में समझा देते। हर एक दर्शक, ये पेशेंट जो आते हैं मुझे सवाल पूछते हैं, तो बेसिकली सारे मतलब जो भी आजकल रिफाइंड ऑयल बाज़ार में है, या सोयाबीन हो या राइस ब्रान हो, जो भी है वो ऑयल्स अच्छे हैं। बट बेसिकली मैं बोलूँगा कि कौन सा ऑयल अच्छा है ये इसके सिवा उसका आप कितना यूज़ करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो कम मात्रा में अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो वो ही है। अगर आप बोले कि मैं 5 किलो सफोला का ऑयल खाता हूँ, मेरा हार्ट अच्छा रह जाएगा का, तो मतलब आप समोसा सफोला में तल के नहीं खा सकते हैं रोज। तो अगर खाना है कभी तो खा सकते हैं, बट बार बार खाएंगे तो डेफिनेटली लार्ज अमाउंट ऑफ फैट जाएंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज जाएंगे। जितना कैलोरीज जाएंगे उतना आपका वजन बढ़ता जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि सारे, एक तो ऑयल की भी ज़रूरत हमारे शरीर को है। ऐसा नहीं कि मैं कोई पेशेंट बोलते कि आजकल हमने बिना ऑयल का ही खाना बनाना चालू किया, तो ये भी सही नहीं है कि ऑयल की भी ज़रूरत हमारे शरीर को है। ऑयल का कोई भी ऑयल आइडियल नहीं है, ऑयल का मिनिमम यूज़ आइडियल है। मैं तो एक सिंपल सा रफ फार्मूला बोलता हूँ कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आधा किलो तेल पर पर्सन, मतलब 2 किलो में आपका महीना जाना मतलब 2 लीटर में आपका पूरा महीना बराबर से हो जाना चाहिए। और आजकल के जो रिचा आप भी कुक बनाती है, तो आपको तो सारे n नंबर ऑफ द तरीके पता है कि कैसा ऑयल यूज़ करें। नॉन स्टिक के चीज़ें आपके पास है, या विदाउट ऑयल जो रेसिपीज है, हेल्दी कुकिंग का भी थोड़ा कुकिंग करें। तो ये सारे, और मैं तो हर एक पेशेंट के वाइफ को बोलता हूँ कि आप उनकी हेल्थ उनके ज़्यादा वाइफ के हाथ में, क्योंकि जो कि वाइफ जो बनाएगी वो बेचारा खाएगा। तो इसलिए आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी। सो ऑल द हाउस वाइफ्स और द मदर्स और द सिस्टर्स हु आर वाचिंग, थोड़ा ऑयल कट करना शुरू करना चाहिए। और ये जो क्लैरिफाइड बटर या घी कहते हैं कि घी तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, तो इसके बारे में क्या है? घी के बारे में हम अगर देखेंगे कि हमारे सारे पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हैं वर्षों से घी खाते आ रही है। घी में डेफिनेटली अच्छे फैट्स हैं, तो लेकिन उसका भी जो भी क्वांटिटी है वो लिमिट में होना चाहिए। एक्सेसिव घी खाएंगे तो दैट इज गोइंग टू जो मराठी में एक मान बोलते हैं आती तीते माती, ऐसा मतलब जाता है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हम एक्सेस में करेंगे तो वो चीज़ हमको तकलीफ देने वाली है। तो जो भी लिमिट में करेंगे उसका अच्छा स्वाद लेंगे तो अच्छी बात है। तो घी डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। अब जस्ट एंड की तरफ आ रहे हैं, और एक सवाल जो है कि जो पेशेंट्स, जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, क्या हार्ट अटैक उनमें थोड़ा डिफरेंटली प्रेजेंट करता है? या सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एक तो डायबिटीज़ है वो मैं बोलूँगा कि कितने साल से वो एक मैटर करता है। सेकंड थिंग, वो सालों में आपने इसको कितना अच्छी तरह से कंट्रोल में रखा है वो मैटर करता है। सेकंड थिंग, आप क्या मेडिसिन बराबर लेते हैं नहीं लेते, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। क्योंकि मैं सब पेशेंट को मेरा एक फेवरेट वाक्य सेंटेंस रहता है कि डायबिटीज़ को अपना मित्र बनाओ। मतलब उसके बारे में जानो, उसको क्या चाहिए, क्या जैसे हम अपने अच्छे मित्र का ख्याल रखते हैं कि वैसे डायबिटीज़ के बारे में उसका भी ख्याल रखो। शुगर अच्छी तरह से कंट्रोल में रखो। उसके दुश्मनी मत ले लो, क्योंकि उससे दुश्मनी लेंगे हम तो वो आपको महंगे पड़ने वाली। तो जैसे आपने पूछा कि डायबिटीज़ लोगों में हार्ट का इशू क्या रहता है, तो डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगा, बहुत सालों से रहेगा, तो वो सारे नसों को, हार्ट के नसों का तो वो प्रॉब्लम कर ही देता है। ब्रेन की नसों के रहेगा, पैरे को नसों का, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज हम बोलते हैं, या किडनी के नसों के, सारे को इसको वो डैमेज करने वाला है।
स्पेसिफिकली मैं हार्ट के बारे में बोलूँगा तो जैसे ही हम कोरोनरी एंजियोग्राफी या डायबिटिक पेशेंट में जैसे हार्ट के सिम्टम्स आते हैं उनमें देखते हैं तो सारी नसें, मैंने जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया कि तीनों नसें रहती है, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की नस, वो सारे में डिफ्यूज डिसीज़ आता है। अच्छा। मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, इतना डिफ्यूज डिसीज़ रहता है कि हमको एंजियोप्लास्टी करना है तो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दिस इज टेक्निकल थिंग कि स्टेंट किधर किधर डालना है। अगर सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं पहली बात है इन सारे में डिफ्यूज डिसीज मतलब सारी नसों में प्रॉब्लम जाता है, जनरल मतलब बहुत सारा सीवियर इंटेंसिव डिसीज होते हैं। आर्टरी की जो कैलिबर रहती है वेरी स्मॉल कैलिबर, वी कैन सी द थिन arteries we can see and diffuse disease we can see and very bad to treat for a cardiologist it is a very challenging। दूसरी बात है इवन वो डायबिटीज़ अगर एंजियोप्लास्टी हम कर देते हैं उसमें उसके बाद भी रिस्ट अगर आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया, शुगर कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर से दोबारा दूसरे किसी जगह ब्लॉकेज होने की चांसेस रहती है, या आपका जो स्टेंट डाला है वो भी कभी कभी बंद होने की चांसेस रहती है, डायबिटीज़ में रहती है। इसलिए डायबिटीज़ को आप अच्छी तरह से समझे, उसको केयर ले ले, उसका शुगर कंट्रोल में रखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रखिए, डाइटरी जो भी आपके डाइटिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया है वो पूरी तरह से फॉलो करो। तो डायबिटीज़ इज़ वेरी बैड डिसीज इफ़ यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। इफ़ यू टेक केयर ऑफ इट इट विल बी लाइक आपका जैसा फ्रेंड आपका अच्छी केयर करता है वो आपका केयर करेगा। मुझे बस एक ये भी जानना था, क्योंकि हमने डायबिटीज़ के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी एक कुछ अगर आप बता पाते तो। डेफिनेटली ये जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से हार्ट में डेफिनेटली डैमेज होता है। तो ब्लड प्रेशर ही एक ऐसा बीमारी है, तो ब्लड प्रेशर फॉर नथिंग बट हार्ट हैज़ टू पम्प द ब्लड विथ वेरी हाई प्रेशर। जैसे यू कैन इमेजिन आपके पास घर में कोई पंप है, वो नॉर्मल प्रेशर से कोई इंजेक्ट करता है, अगर उसको हम ज़्यादा प्रेशर से करना पड़ता है मतलब उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर भी हार्ट में डैमेज कर देता है। हार्ट की मसल हम बहुत सारे इको में देखते हैं, हार्ट की मसल बड़ी बड़ी हो जाती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में भी दवा अगर डायग्नोस आपको होता है तो दवा बराबर लेनी चाहिए, नमक कम करना चाहिए, ऑयल वाली चीज़ें कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में हम बोलते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे हार्ट की धड़कनें बढ़ती है और कैलोरीज बर्न होता है, जैसे हम रनिंग बोलते हैं, जॉगिंग बोलते हैं, साइकिलिंग बोलते हैं, स्विमिंग बोलते हैं, या अगर पॉसिबल है तो जिमिंग बोलते हैं कि जिसमें आपके हार्ट के कैलोरीज बर्न होता है। ऐसे एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि ब्लड प्रेशर है उसको हम क्योर नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि बोलते हैं कि हमने 1 महीना दवा ले ली उसके बाद हमने बंद कर लिया, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको बीपी की दवा हो, आपके डॉक्टर जैसे बताते हैं वैसे हमेशा चालू रखनी है। आपके जो अगर आपको कुछ परेशानी है तो आपका डॉक्टर जो रहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा, वो दवा की डोसेस है वो एडजस्ट करेगा, बट आप अपनी तरफ से कोई भी डोज एडजस्ट मतलब बंद भी नहीं करना है, बढ़ावा नहीं है। और हमेशा के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, जैसा डायबिटीज़ जैसे बोला तो ब्लड प्रेशर भी वैसा ही है, इसका भी हमने अगर केयर नहीं लिया तो वो हार्ट को डैमेज करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्रेन में जो पैरालिसिस के अटैक हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा कॉमन कारण है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रहना। एक बस ये सच में लास्ट क्वेश्चन है। नहीं आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये अगर कोई ये वीडियो देखेगा एटलीस्ट उसको थोड़ी भी बातें समझ में आएगी कि डायबिटीज़ के बारे में क्या करना है, ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट का एक आधा पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं वो जल्दी जाएगा। तो आई थिंक जो आप इतना अच्छा काम कर रही है उसका हमको रिटर्न मिल गया, ऐसा मैं समझूंगा। एक्चुअली हमारा पूरा आइडिया यही है कि थोड़ा हम प्रिवेंटिव की तरफ भी जाएं, परेशानी होने के बाद ट्रीट करने से अच्छा है कि हम कुछ चीज़ें सीख लें जो हम थोड़ा अच्छा कर लें। तो मैं ये जानना चाहती थी कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जो फिट है तो उसको अपने एनुअल चेकअप्स कैसे कराने चाहिए, और हार्ट का आप क्या रिकमेंड करते हैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए? जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे आपको आज पहले तो मैं बोलता था 40 के बाद करो, आजकल तो बोलता हूँ 30 के बाद ही करो। आपके डॉक्टर के पास जाओ, जैसे रूटीन जो क्लिनिकल एग्जामिन करेगा, आपका हाइट देखेगा, वेट देखेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, पल्स देखेगा, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं ECG को करवाता हूँ। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल करने के लिए बोलता हूँ, लिपिड प्रोफाइल जो पूरा कोलेस्ट्रॉल की जांच है वो करने के लिए बोलता हूँ, ब्लड शुगर चेक करो। तो आजकल हम डायबिटीज़ के लोग भी बहुत जल्दी डिटेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही थायराइड की बीमारी है क्या, या लीवर किडनी की जाँच कैसी है वो देखते हैं।
बाकी के हार्ट के जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, HSCRP रहते हैं या बाकी के लाइपोप्रोटीन्स रहते हैं, वो करने के लिए बोलते हैं। तो आजकल तो हेल्थ चेकअप के इतने पैकेजेस है, तो उसमें तो ये सारी चीज़ें आराम से हो जाती है, डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन तो आप जल्दी एनुअल हेल्थ चेकअप annual जरूर health checkup, करा लेना मैं तो चाहिए। बोलता हूँ सबको कि आपका बर्थडे ध्यान रखो, हाँ। आपका मैरिज एनिवर्सरी ध्यान रखो, या कोई भी ऐसी चीज़ रहे जो आपको याद रहे आप तो annually अपना उसे पहले करो या तो बाद में करो। और लेकिन हर साल जैसे अपनी कोई कार रहती है उसका हम केयर करते, 3-4 महीने में उसको सर्विसिंग करते उसका अच्छी तरह से, तो हम अपने शरीर का क्यों ख्याल ना करें? एटलीस्ट साल में अगर सब कुछ ठीक है तो साल भर ठीक है, हम रिलैक्स रह सकते हैं, लेकिन हर साल करना ज़रूरी है। आजकल ये कहीं कहीं हम लोगों को ये बताते हैं ना कि कुछ सिटी बेस्ड भी हार्ट का हम चेकअप कर सकते हैं, तो ये हमको रूटीन में करना चाहिए या? सबसे आई थिंक अच्छा सवाल है ये। मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने बोला कि हार्ट की कोरोनरी जो हार्ट की जो नसेल्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम जो एंजियोग्राफी, ये कोरोनरी आपने जो पूछा है कि सिटी एंजियो के बारे में आप पूछना चाहती है, तो सबसे सिटी एंजियोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए सबसे अच्छा टूल है। अच्छा। इसको बोलते हैं इट हैज़ गॉट वेरी गुड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। मतलब अगर आप मेरे पास आती है कि आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं, डायबिटीज़ नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, और ऐसे सिचुएशन आपको रूल आउट करना चाहती है कि शायद आप रनिंग करना चाहती है या कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी में ज्वाइन होना चाहती हो, तो लेकिन आपको पता चाहिए कि मेरी हार्ट की नसों में अभी तक कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ऐसी सिचुएशन पे अपने पास 2 ऑप्शंस आते हैं कि कोरोनरी एंजियोग्राफी करने के, इधर हम सिटी एंजियोग्राफी करें या इन्वेसिव एंजियोग्राफी हम करते हैं वो करें। अच्छा। तो सिटी एंजियो आपके जैसे सिचुएशन में मुझे पता है कि शायद आपके इसमें वो नॉर्मल आने के चांसेस है। ओके। तो ऐसी सिचुएशन में जो है निगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, मतलब उसमें नॉर्मल आने के चांसेस है, वो नॉर्मल आता है तो नॉर्मल आता है। अच्छा। लेकिन उसमें अगर कुछ मतलब हम रिलाई कर सकते हैं, अगर वो अच्छा आया रिपोर्ट, यानी आपका हार्ट सच में अच्छा है। तो सिटी एंड कोरोनरी एंजियोग्राफी इज वेरी गुड टूल, आई कैन से। बट उसमें कुछ अगर गड़बड़ आता है तो डेफिनेटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आपको इन्वेसिव एंजियोग्राफी करने की तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमनाथ, आपने हमको इतना टाइम दिया और हम लोग देख रहे हैं कि 40 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो गया है, लेकिन थैंक यू सो मच, हमने कितना सारा कुछ सीखा। और अगली बार हम आपको फिर से तंग करेंगे। हमको बहुत कुछ सीखना है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के बारे में और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक के बारे में। थैंक यू सो मच हमें इतना समय देने के लिए। जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो तो? फर्स्ट ऑफ ऑल रिचा, डॉक्टर रिचा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अगर हम अगर हार्ट का अच्छा ख्याल रखते हैं, डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, और कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आई विल वेरी हैप्पी टू से दैट कि लास्ट 10 ईयर्स, दिस इज़ माई 10th ईयर ऑफ द रनिंग। सो 2012 में हमने चालू किया था, तो उसका बेनिफिट मुझे, तो आप भी ऐसा ही कंसिस्टेंट रहिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा एक्सरसाइज कर लीजिए, अच्छी नींद ले लीजिए, कुछ भी स्ट्रेस मत कर लीजिए, तो डेफिनेटली अगर आप आपके हार्ट का ख्याल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी ही रहेगी। यू विल लिव मोर और मोर लाइक, मैं तो हर एक पेशेंट को बोलता हूँ कि आप 100 साल तक जियो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस so much time, Dr. Somnath. Thanks a lot. It was such a pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much.